हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिजिल अड्डा आरवी। इस वीडियो में आपको स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग सेकेंड इंटर स्तरीय जो परीक्षा होगा उसका टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो इसमें टोटल 25 टेस्ट है। मैंने इससे पहले 3 सेट्स कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाइए और प्ले लिस्ट में जाके देखिए, सारा वीडियो रखा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। और जितने वीडियो बन रहा है उसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके ज्वाइन हो जाइए। और आज चलेगा टेस्ट नंबर सेट 4 है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे सारा जीके बिहार एसएससी से संबंधित आपको मिल जाएगा। जो सीजीएल 4 का भी एग्ज़ाम होने वाला है, एक आएगा फॉर्म, उसको भी भरना। तो सीजीएल 4 है, बिहार एसएससी इंटर लेवल है, ये सभी का तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार जो कंपटीशन है, दिन पर दिन बहुत ही कंपटीशन हाई होता जा रहा है। तो आप लोग तैयारी भी कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा जीके भी कम रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये 75 क्वेश्चन रहता है। तो चलिए देखते हैं। सामान्य अध्ययन क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तु के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा व्यापार संतुलन, यानी बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजा ने कराया था? तो तंजावुर का जो चोल मंदिर है वो किसने कराया था? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने कराया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, बृहदेश्वर मंदिर। तंजावुर में क्या है? तो बृहदेश्वर मंदिर है। और तंजावुर जो है चोल साम्राज्य की राजधानी थी इसे। और बृहदेश्वर मंदिर जो है, या इसको हम राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राजा प्रथम ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनाया? तो राजा प्रथम ने बनाया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3, तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल नववर्ष को हम वरुसा विराप्पू, यानी ऑप्शन ए सही है, वरुसा विराप्पू के नाम से जाना जाता है तमिल नववर्ष। तमिल नववर्ष जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाते हैं। क्या? तो तमिल नववर्ष। और तमिल नववर्ष के दिन ही पुथांडु त्यौहार भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, पुथांडु त्यौहार, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है जो कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कर, यानी टैक्स। टैक्स जो है यह कैपिटल रिसिप्ट का हिस्सा नहीं है, यह राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। कर जो है क्या है? तो राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। तो यह है राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टैक्स, यानी कर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश के नाम से जानी जाती है। तो उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत जो होता है वो क्या होता है? तो औसत लागत, यानी एवरेज लागत जो होता है उसी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहाँ स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोयम्बटूर है इसका राइट आंसर है, क्योंकि कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक शहर है जो कपड़ा उद्योग के लिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पादन होता है। और इसमें टोटल जो है कितने कपड़ा मिल है? तो 25,000 कपड़ा मिल यहाँ पर है कोयम्बटूर में, 25 के, यानी 25,000 कपड़ा मिल यहाँ पर कोयम्बटूर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात मंदिर जीवन शैली
अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा जल साधर। जल साधर है इसका राइट आंसर। तो सत्यजीत रे जो है ये 20वीं शताब्दी के महान फिल्म निर्माता थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अपने जीवन में टोटल 37 फिल्मों का निर्देशन किया था और जिसमें पाथेर पंचाली सर्वाधिक प्रसिद्ध फिल्म था। और जल साधर जो है यह फिल्म कब आया था ये भी पता होना चाहिए। तो 1958 में जल साधर फिल्म आया था जो जमींदारी जीवन शैली पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो पूर्वी तट का जो है सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। इसका राइट आंसर ए होगा, चेन्नई बंदरगाह। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो होता है वो है विशाखापट्टनम। प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। और गुजरात में स्थित जो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो कांडला क्या है? यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि गुजरात में है। अतः देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो किया था अली बंधु ने किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, इसी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब किया था? तो 1919 में 1919 में क्या था खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1924 में किया गया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया 1924 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जे एल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1957 में किया गया था। क्या? तो भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का किया गया था। और भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था। ये भी याद रखना है। अप्सरा जो है भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर है। ये भी कब किया गया था? 1957 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस ह्रास। इसका राइट आंसर ए होगा, शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस ह्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? तो यूएन के टोटल अभी तक 10 महासचिव बन चुके हैं। तो 10 महासचिव में 8वां महासचिव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बान की मून। और अभी वर्तमान में कौन सा है? तो वर्तमान में क्या है? तो एंटोनियो गुटेरस जो है पुर्तगाल का, वो है यूएनओ के महासचिव। और यूएनओ का स्थापना कब हुआ? तो यह हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ का स्थापना हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। और टोटल जो है 10 है, तो इसका भी नाम जान लीजिए, अच्छा रहेगा। तो टोटल 10 कौन कौन से बने थे शुरू से अंत तक में? तो पहला क्या था? तो ये था ग्लेडविन जैब। सेकेंड में था ट्रिग वैली। दूसरा और थर्ड हो गया। तीसरा डैग हैमरशोल्ड। चौथा था यूथांट। पांचवा था कुर्ट व्लादिमीर। छठा था जेवियर पेरेज। सातवां था बुतरस घाली। आठवां था कोफी अन्नान। और नौवां था बान की मून। और 10वां था एंटोनियो गुटेरस। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह संचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था अहमदाबाद में। इसका राइट आंसर होगा ए। तो भारत में जो है 1976 में प्रयोगात्मक उपग्रह संचार अर्थ स्टेशन अहमदाबाद में स्थापित किया था। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? तो ये भी है अहमदाबाद में। और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भी कहाँ है? तो अहमदाबाद में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। यूएन के उस अंग का पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यासिता परिषद।
इसका राइट आंसर क्या होगा, न्यासीता परिषद होगा। और ये जो है 31 अक्टूबर 1994 को जो है अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप जो है पलाऊ, इसके स्वतंत्र होने के साथ ही न्यासीता परिषद को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकों को महिमामंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक जो माना जाता है, माना गया क्या, तो यह है चरखा। चरखा जो है महात्मा गांधी ने इसका प्रतीक माना है। भारतीय स्वतंत्रता तथा ग्राम उद्योगों को प्रतीक चरखा को महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध किया था। और राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे, उसने चरखा को स्वराज और स्वावलंबिता का प्रतीक माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल अवार्ड किसे मिला था, जो कि प्रथम भारतीय था, तो वह है RNT यानी रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए। साहित्य में कौन सा किताब था, तो वह बुक था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए जो है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला था। और इसके अतिरिक्त 1930 में जो है किसको मिला था, तो 1930 में जो मिला था CV रमन को। और हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में। मदर टेरेसा को मिला था 1979 में 1979 में। और अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल अवार्ड मिला था। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो भारत में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो भारत में राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन 1953 में गठन हो गया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है जुलाई 1956 में हो गया था, इसका पास हो गया था। इसके अनुसार ही भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग जब बन गया तो उसमें जो है 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज को स्थापित किया गया था, यानी 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश था। चलिए क्वेश्चन नंबर है 18। डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्ठी उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया था, तो कब किया था, राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना कब हुआ था, राइट आंसर होगा 1959, यानी राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 19। शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है। शेड्स ऑफ सैफरॉन जो है इसका पुस्तक का लेखक है सबा नकवी। राइट आंसर होगा इसका बी। सबा नकवी एक प्रसिद्ध महिला पत्रकार या महिला है जो कि पत्रकार और साहित्यकार है। इनका जन्म हुआ था नई दिल्ली में और इसके द्वारा लिखा गया और अन्य रचनाएं हैं इन गुड फेथ है, कैपिटल कॉन्क्वेस्ट है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, ये सभी पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर है 20। भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था, तो भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान जो है सितंबर 2012 को शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ए होगा। इसरो जो है 9 सितंबर 2012 को भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-12 के माध्यम से 2 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया। यह इसरो का 100वां मिशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो लंदन में जो हुआ था सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, इसमें जो है कौन किया था, तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था, तो वह हुआ था 1931 को। 1931 को हुआ था, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। परंतु यह गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तुमालापल्ली खदान ये है। इसका राइट आंसर ए है। तुमालापल्ली जो है खदान यूरेनियम की खदान, ये जो है सबसे प्रसिद्ध है। इस खदान में कितने जो है यूरेनियम है, तो 1.5 लाख टन यूरेनियम इसमें अनुमान है कि इतना होगा। और तुमालापल्ली खदान कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विशालांध्र आंदोलन। चलिए नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले बंगाल में हुआ था। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों का शासन शिकंजा बंगाल पर कसा गया था। और उसके बाद बक्सर का युद्ध जब हुआ था 1764 में, तो उस समय जो है संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का शासन का शिकंजा चला था। चलिए, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। भारत में राजनीतिक शब्दावली आयाराम और गयाराम, इसकी अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गयालाल की लोकप्रियता के लिए। तो ये जो गयालाल कौन थे? तो ये जो था भारतीय राजनीतिक में नेताओं द्वारा पार्टी बदलना, यही होता है आयाराम गयाराम। तो भारत में राजनीतिक पाला बदलने की प्रवृत्ति को आयाराम गयाराम की वाक्य में प्रयोग किया गया। और यह जुमला तब प्रसिद्ध हुआ जब हरियाणा के हसनपुर विधानसभा के विधायक जो थे गयालाल, जो कि 1967 में एक ही दिन में 3 पार्टी बदल लिया, इसलिए उसी दिन से आयाराम गयाराम की संज्ञा दिया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान यानी पश्चिम बंगाल में वर्धमान में राजा कौन था? पश्चिम बंगाल में जो वर्धमान एक जगह है, वहाँ का राजा कौन था? क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त जो है सबसे पहले जो है बिहार और बंगाल में ही लगा था। तो बंगाल में कहाँ? वर्धमान में लगा था। तो वहाँ जो था, वहाँ का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा तेज चंद्र, ऑप्शन बी। और इसके बारे में जानिए कि अस्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार और बंगाल क्षेत्र में लगा दिया था। तो उस समय जब बंगाल में लगाया था तो तेज चंद्र थे उसके, वहाँ के क्या थे? राजा थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित 2 राज्यों का देश है। कोरोमंडल तट जो है कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है राज्य, उसका तट है कोरोमंडल तट। और इसके अलावे जो है ये भी जान लें कि दमन और गोवा, दमन से लेकर गोवा तट को कोंकण तट कहते हैं। दमन से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। और गोवा से कर्नाटक के तट को गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। मंगलोर से कन्याकुमारी तट को मालाबार तट भी कहते हैं। इसे भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया क्या चीज़ का? तो भारत शासन में जो है प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। और ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। इसमें राज्यों और रियासतों की एक इकाई की तरह माना था और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इसमें शामिल हुआ था। इस अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता का प्रावधान था। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं थी और 10 अनुसूची का उल्लेख किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी परीक्षण निकाय है? तो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निकाय कौन सा है? तो संयुक्त निरीक्षण इकाई। इसका राइट आंसर होगा डी, संयुक्त निरीक्षण इकाई। और चलिए, संयुक्त निरीक्षण इकाई जो था इसका स्थापना 1976 में हुआ था। चलिए, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है कनिष्क जो थे उसी के समय हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चतुर्थ। और इसमें जो है ये जो है कनिष्क जो था कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसस था। और कनिष्क ने जो है शक संवत कब स्टार्ट किया? तो 78 ईस्वी में क्या किया? शक संवत। और 57 बीसी यानी ईसापुर में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ। ये भी याद रखना। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्न पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो
किसकी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो अरावली जो है राजस्थान में जो है ना, यहाँ पर क्या है? तो पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को क्या मनाते हैं? तो 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसका राइट आंसर होगा सी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब से मनाया जाता है? तो 21 जून 2015 से मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस पता ही होगा आपको, 7 अप्रैल से मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, ये खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन का स्थापना किया था। और इसमें सभी व्यक्ति लाल कुर्ता पहनता था, इसलिए इसे लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है खुदाई खिदमतगार कब बनाए थे? तो 1929 में। 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती का संगठन का स्थापना किया था। और ये जो है इन खान अब्दुल गफ्फार खान को नोबेल अवार्ड भी मिला था। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या था? भारत रत्न। वो मिला था कब? तो 1987 में। 1987 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न ये मिला था खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में। और 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार का स्थापना किया था। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और ये भी जान लें कि खान अब्दुल गफ्फार खान का जो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा क्या है? तो यह है माई लाइफ एंड स्ट्रगल, जो कि 1969 में माई लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक लिखा था, अपना आत्मकथा। ये भी याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल जो है पेंटागोनिया जो है शीत मरुस्थल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए अब क्वेश्चन है 35। गरीबी हटाओ किस राजनेता का नारा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 है, गरीबी हटाओ जो है किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। इसका राइट आंसर होगा ए। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। अब कब दिया था? तो 1971 में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जो है लगातार 3 कार्यकाल के लिए 1966 से 77 तक लगातार प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद चौथा बार जो फिर प्रधानमंत्री बना 1980 से 84 तक। तो ये 3 बार और ये चौथी बार। 3 बार लगातार कब रहा? तो 1966 से 77 तक। और चौथा बार प्रधानमंत्री कब बनी? तो 1980 से 1984 तक। तो इसी ने क्या किया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और उसके बाद जो है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आगे। इसमें आगे क्वेश्चन है कि पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो पोंगल बर्ड काउंट जो है यह जो है तमिलनाडु का एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। और पोंगल पर्व से ही तमिलनाडु में नव वर्ष का शुभारंभ होता है। यह फसल की कटाई का उत्पादन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू हुआ था? तो वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा सी। वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो इसमें जो है जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST। तो CGST केंद्र वाला होता है, सेंट्रल। SGST होता है राज्य वाला, स्टेट वाला। और IGST जो होता है ये होता है इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय टैक्स वाला होता है। तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफा जो है कहाँ स्थित है? तो यह है धारपुरी द्वीप पर स्थित है। तो धारपुरी द्वीप कहाँ है? एलिफेंटा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो इसके बारे में जान लें। तो प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई से 7 मील दूर उत्तर पूर्व में स्थित धारापुरी द्वीप पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में वाणिज्यिक बैंक
का डैश और संबंध गतिविधियों के लिए ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, कृषि। भारत में वाणिज्यिक बैंक का कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सा है। और ये जो है वाणिज्यिक बैंक जो है तो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाली भारत में सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो यह है नाबार्ड। और नाबार्ड का स्थापना जो हुआ था यह है नाबार्ड। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को, 1982 को हुआ था। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो चेरी किसको कहा था? तो अवध साम्राज्य को चेरी कहा था। इसका राइट आंसर बी होगा। तो अवध साम्राज्य को। और इसमें जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध के सियासत के बारे में कहा था। ये जो फल चेरी एक फल था, उसने कहा था ये जो चेरी है एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। और उसने 1856 में अवध रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और उस समय जो था अवध साम्राज्य में जो था कौन था राजा? तो वाजिद अली शाह। उसको कुशासन के आरोप लगाकर उसको अवध साम्राज्य में अवध को मिला लिया। तो इसका राइट आंसर होगा अवध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 1974 में रेलवे हड़ताल किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1974 में जो रेलवे हड़ताल हुआ था ये हुआ था 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर होगा डी। तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में व्यापक रेल हड़ताल हुआ था जो कि 20 दिन तक चला था। और ये जो जॉर्ज फर्नांडिस जो थे सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे और रेलवे मजदूरों के जो थे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे। उस समय भारत के रेल मंत्री कौन थे? तो ललित नारायण मिश्रा थे। और यह हड़ताल रेल कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस देने के मुद्दे पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे? तो कौन सा नहीं हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लंदन में जो हुआ था गोलमेज सम्मेलन उसमें शामिल नहीं हुआ था पहले गोलमेज सम्मेलन में। और कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में हुआ था। उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम था। और प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और इसी की अध्यक्षता में गोलमेज सम्मेलन चला था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। और उस समय जो थे महात्मा गांधी के संग में कौन कौन गए थे? तो एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। माजुली जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? तो वहाँ पे होगा काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काली मिट्टी, ऑप्शन डी। भारत में जो है काली मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करता है। और भारत में काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर कर्नाटक ये सभी में मौजूद है। काली मिट्टी जो होते हैं उसको कपास की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। और इसे काली मिट्टी को कपास, रेगूर, लावा या करेली मिट्टी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और
अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 100। इसका राइट आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, किस देश में? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस, मनीला। तो इसका राइट आंसर होगा बी। और एशियाई विकास बैंक जो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में। ये भी याद रखना है, एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ? तो 1966 में हुआ था। और इसका मुख्यालय फिलीपींस, मनीला है। और इसमें शुरू में जो था 31 कंट्री ही था, लेकिन अभी वर्तमान में 68 कंट्री इसके संग हैं। तो एशियाई विकास बैंक में अभी कुल कितने देश हैं? 68 है, लेकिन स्टार्टिंग में कितना था? 31 था। और एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है? तो जापान है और अमेरिका है। ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया, किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 है, उस मंत्री का नाम बताया जिसे 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिया था। तो वो कौन सा व्यक्ति था जिसने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान क्या दिया? तो इस्तीफा दे दिया था। तो वो था BK कृष्ण मेनन। इसका राइट आंसर होगा सी। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत के ये रक्षा मंत्री थे BK कृष्ण मेनन। इसने इस्तीफा दे दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। इसके बावजूद 1959 में दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बाद जो है दोनों देशों में तनाव बढ़ गया और भारत चीन युद्ध का ये कारण बन गया। तो ये भी दलाई लामा जब भारत आए तभी भारत चीन युद्ध हुआ था, तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगाई उत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी। संगाई उत्सव जो है पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल और मुआत्सु ये कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल और मुआत्सु उत्सव जो मनाया जाता है नागालैंड में। चपचारकुट कहाँ मनाया जाता है? तो मिजोरम में। खर्ची पूजा और लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। अम्बुबाची मेला और बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करें क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद जरूर कर लो। हॉर्नबिल और मुआत्सु जो है ये फेस्टिवल है नागालैंड का। चपचारकुट कहाँ का है? मिजोरम का है। खर्ची पूजा और लाई हरोबा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। अम्बुबाची मेला और बिहू जो है उत्सव ये फेस्टिवल असम का है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है साइंस के क्षेत्र में चलते हैं। 51 क्वेश्चन है, सूचनाओं का संचरण न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो सूचनाओं का जो संग्रह होता है न्यूरॉन के द्रुमास्म में होता है। द्रुमास्म मतलब होता है डेंड्राइट, ये की तंत्रिका कोशिका का एक हिस्सा होता है जो बाहरी आवरण की उत्तेजना प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो ये हो गया द्रुमास्म यानी डेंड्राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन जीवों को जो है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो है ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं और इसमें जो है स्वपोषी जो होते हैं जीवाणु भी जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, परंतु भोजन बनाने के लिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करता है जीवाणु, लेकिन जीवाणु क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों को संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। कौन सा आवश्यक तत्व है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। पौधे के जड़ में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का खोज जो हुआ था किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था 1772 में।
ये भी याद रखना है। नाइट्रोजन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया था, 1772 में किया था। पौधे जो है प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करता है? नाइट्रोजन की सहायता से प्राप्त करता है। दलहनी पौधे में जो है राइजोबियम और नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजनी उपयोग यानी कि ये होता है प्रोडक्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसा संरचना को क्या कहा जाता है? फूलों के अंडाशय के अंदर जो छोटे मनके जैसा संरचना होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बीजाणु। इसका राइट आंसर होगा सी। और बीजाणु जो होते हैं पौधे के पुष्प जो होते हैं, पौधे का जनन भाग होता है। पुष्प में बायदल कैलिक्स होता है, उसके बाद पुमंग होता है यानी एंड्रोसियम होता है, उसके बाद जायांग होता है यानी गाइनेसियम होता है। तो एंड्रोसियम और गाइनेसियम जो होता है, तो एंड्रोसियम जो होता है सो मैन वाला होता है और गाइनेसियम जो होता है सो फीमेल वाला होता है। ये होता है मेल और ये होता है फीमेल। तो एंड्रोसियम क्या होता है? तो एंड्रोसियम होता है नर जनांग और गाइनेसियम जो होता है मादा जनन अंग होता है फूलों का। तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55, सामान्य परिस्थिति में अम्ल की प्रक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा म्यूकस यानी बलगम। इसका राइट आंसर होगा ए, म्यूकस होगा। इसमें HCl अम्ल जो है स्रावित होता है, उससे बलगम से सुरक्षा मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? LIFO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन, जो अंतिम में आया वो पहले जाएगा, फर्स्ट आउट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? कंप्यूटर का कौन सा एक विशेषता नहीं है? तो इंटेलिजेंस कॉन्सेंट यानी IQ, ये जो है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, IQ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 है क्वेश्चन नंबर कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के तापीय प्रवाह पर आधारित क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्यूज। फ्यूज जो होता है एक बिजली सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज का तार जो अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध वाले मिश्रण होते हैं, और फ्यूज का तार जो होता है सीसा और टीन का बना होता है, यानी ये होता है Pb+SN। तो ये हो गया सीसा, ये हो गया टीन, PbSN का बना होता है फ्यूज का तार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो ये उपयोग किया था PSLV MK3, यानी राइट आंसर इसका होगा ए। 59 का राइट आंसर होगा ए, GSLV MK3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधों में जल को उसकी जड़ों से उसकी पत्तियों तक पहुंचाता है? तो जल को जाइलम ले जाता है, और फूड जो ले जाता है पौधे में वो फ्लोयम ले जाता है। जल कौन ले जाता है? तो जाइलम, और फूड को ले जाता है तो फ्लोयम। चलिए क्वेश्चन नंबर है 61, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो भोजन के पाचन में जो मदद करता है उसका राइट आंसर क्या होगा? लार, यानी ये सी होगा। लार जो होता है, लार यानी सेलीवा भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेलीवा। तो लार जो होता है ये भोजन के पाचन में मदद करता है। लार जो होता है टाइलिन एंजाइम को स्रावित करता है। टाइलिन जो होता है एंजाइम, टाइलिन इस एंजाइम को स्रावित करता है, टाइलिन एंजाइम को। और ये जो है लार, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है? तो पैरोटिड जो होता है, ये पैरोटिड लार ग्रंथि जो होता है ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो ADSL का पूर्ण रूप क्या है? एसाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसका राइट आंसर होगा डी, एसाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो नॉर्टन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 है क्वेश्चन
इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट तक पहुंचने के लिए इसमें यूनिक जो आईपी एड्रेस जो होता है इसकी आवश्यकता होती है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और वन आईपी बराबर क्या होता है? तो ये होता है 32 बिट। 1 आईपी बराबर होता है 32 बिट होता है। और ये जो होता है टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और एसएमटीपी का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और एचटीटीपी का तो मतलब पता नहीं होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। और ये जो होता है ओजोन जो होते हैं एक अणु है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित होते हैं। और ओजोन ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन की सांद्रता को किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई है इसका। और ओजोन का उपयोग जल को कीटाणु रहित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। क्वेश्चन नंबर है 66। तापमान में कितने डिग्री की वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है? तो इसमें जो है 10 डिग्री अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। और इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मदों को सर्वोत्तम रूप से वर्गीकृत करता है? जैसे अल्टीमीटर है, बैरोमीटर है, डायनेमोमीटर है और थर्मोमीटर है। ये सभी जो मीटर लगा हुआ ये सब क्या है? तो ये सभी मापक यंत्र है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, मापने वाला यंत्र है। और ये जो है अल्टीमीटर जो ऊंचाई मापा जाता है, बैरोमीटर जो है जो दाब मापा जाता है, और थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। उस प्रतिक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर लेता है। तो उस कोशिका का नाम क्या है? बाइनरी फिजन यानी बाइनरी विखंडन। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। 69 है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का क्या नाम है जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्क संदेश देते हैं, और जब वे अंतर्देशीय समुद्री सीमा रेखा के पास जाते हैं तो उन्हें सावधान करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा IRNSS-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल गैस है? तो नोबेल गैस कौन सा है? तो ये जो है नोबेल गैस ये आर्गन है नोबेल गैस। और नोबेल गैस टोटल कितने होते हैं? तो टोटल नोबेल गैस 6 होते हैं। टोटल 6 नोबेल गैस है। और वो एक ट्रिक है, हीना, नीना और करीना, जिरॉक्स, रहना। तो यही है टोटल नोबेल गैस, 6 नोबेल गैस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 71। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होते हैं? तो इसमें टोटल होते हैं 3 सीट्स। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। 72 है ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लूटूथ का जो आविष्कार किया है ये किया है जाफ हाडसन ने। इसका राइट आंसर होगा बी। और ब्लूटूथ जो है इसका आविष्कार कब हुआ था? तो 1994 में, 1994 में हुआ था ब्लूटूथ का आविष्कार। तो जाफ हाडसन ने किया था ब्लूटूथ का आविष्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण रोग का एक उदाहरण है? तो संक्रमण रोग का जो उदाहरण है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जो है संक्रमण रोग का उदाहरण है। तो इसमें जो है स्वस्थ मानव का रक्तचाप जो होता है 120/80 mmHg प्रति Hg होता है। तो ये भी याद कर लेना है। तो स्वस्थ मानव अगर इससे अधिक हो जाए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है यानी उच्च रक्तचाप होने लगता है, जो कि एक रोग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74। 74 है निम्न में से किस में CFC होते हैं? तो CFC जो है किस में होता है? तो ये होता है प्रशीतक में, और फ्रीज में होता है CFC।
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC कहा जाता है, जो कि AC और प्रशीतक में पाया जाता है। यह गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ओजोन जो होता है इसका फार्मूला होता है O3, इसी को नुकसान पहुंचाता है, जो कि O3 कहाँ है तो समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 75। वेबसाइट द्वारा बनाए गए छोटे टेक्स्ट फाइल को उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होता है, वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? कुकीज। और कुकीज जो होता है दोस्तों, आप लोग जब क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं तो क्रोम या गूगल में जाते हैं तो एक छोटा सा टेक्स्ट फाइल होता है जिससे कोई वेबसाइट आपके ब्राउज़र को भेजता है। और भेजने का काम इसलिए होता है, जब आप वेबसाइट पर जाते हैं तो कुकी की मदद से साइट उस पर आने जाने वाले को पहचानता है कि भाई याद रखता है कि ये व्यक्ति वही है। तो कुकीज़ का उपयोग इसीलिए किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये सेशन एंड होता है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और CGL अड्डा RV इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पर GK GS का, मैथ इंग्लिश सभी का वीडियो मिलता रहेगा, तो आपको देखने